तो आज की क्लास में हम पंवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने पंवार वंश के सभी राजाओं के बारे में पढ़ा था, जो कि लास्ट हमारे जो शासक रहे हैं टिहरी रियासत के मानवेंद्र शाह। इनके बारे में हमने इससे पहली वाली क्लास में सारा कुछ पढ़ लिया है, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों पंवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से। जब पंवारों का शासक था तो उस समय प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, पंवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो गढ़ नरेश राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जबकि जो उसका पुत्र होता था युवराज, जिसे टीका और कुमार भी कहा जाता था। राजा के बाद सर्वोच्च पदाधिकारी दीवान या वजीर होता था, जो राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं नीतियों का निर्धारण करता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसे देखते हैं, राजा को। राजा ही सर्वोच्च अधिकारी है और उसके बाद ठीक है सर्वोच्च पदाधिकारी राजा के बाद कौन होता था, दीवान। ठीक है, इसे दीवान भी कहते थे, वजीर भी कहते थे। लेकिन सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में अगर हम देखें दोस्तों, तो इस पद पर यानी कि दीवान और वजीर पद पर दो अलग अलग व्यक्ति आसीन थे। ठीक है, वजीर की बात करें तो दुर्गादत्त पैनोली थे और दीवान थे ज्वालादत्त बहुगुणा। ठीक है, तो सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्ति आसीन थे। वजीर थे दुर्गादत्त पैनोली और दीवान थे ज्वालादत्त बहुगुणा। बात करें दोस्तों तो सुदर्शन शाह की, ये वही सुदर्शन शाह है दोस्तों जो 14 मई 1804 में जब गोरखों के साथ युद्ध हुआ था, तो ये जो है हरिद्वार भाग गए थे। ठीक है, सुदर्शन शाह को एक ब्रिटिश यात्री है जिन्होंने इन्हें कलाविदों का शिरोमणि कहा है। इसी के साथ सुदर्शन शाह ने जो है दोस्तों स्वयं को सूरत का कवि कहा है। अगले थे कीर्ति शाह। ठीक है, तो कीर्ति शाह के समय में हरे कृष्ण रतोड़ी वजीर के पद पर थे, जबकि तिलाड़ी कांड के जिम्मेदार चक्रधर जुयाल नरेंद्र शाह के दीवान थे। ठीक है, और इसी के साथ आपको याद रखना है कीर्ति शाह जो कि प्रताप शाह के पुत्र थे, और इनकी जो संरक्षिका है दोस्तों ये इनकी माता गुलेरिया थी। ठीक है, बात करें दोस्तों तिलाड़ी कांड की, तो तिलाड़ी जो कांड है ये 30 मई 1930 को होता है, और इस समय जो गढ़वाल के शासक होते हैं वो राजा नरेंद्र शाह होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य विभक्त थे। ठीक है, तो राज्य के विभक्त थे आपके थाना, परगना, पट्टियां और ग्राम। सबसे छोटी इकाई हम देखेंगे ग्राम। ठीक है, इससे बड़ा था पट्टियां, पट्टियों से परगना, परगनों से ठाणा। ठीक है, तो सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में जो राज्य था वो 4 ठाणों में विभक्त था, और इनके प्रमुख को थानेदार कहते थे। परगने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सुपरवाइजर कहते थे, जो कि ब्रिटिश शासन में कानूनगो के समान पद था। ठीक है, परगने की व्यवस्था कौन देखता था, सुपरवाइजर। परगने के बाद पट्टियां आती थी, और इसका जो शासक होता था, जिसका शासन पटवारी संभालते थे, जो राजस्व अधिकारी होते थे, यानी कि पट्टियों से राजस्व वसूलने का काम करता था पटवारी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो परगनों की राजस्व वसूली का कार्य थोकदार करते थे, और जिसे जो है किमाण या फिर सयाना कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुख्य प्रधान या फिर प्रधान होते थे। तो प्रधान, इनका कार्य देखेंगे तो ये जो है गांव से राजस्व एकत्र कर धनराशि को पटवारी को सौंप देता था, और यह पद जो है वंशानुगत हुआ करता था। प्रधान गांव के मौरूसीदारों में से नियुक्त किया जाता था, और प्रत्येक गांव में राजस्व वसूलने का कार्य प्रधान का होता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी दोस्तों पंवारकालीन में। तो राजस्व वसूलने का कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्र में करते थे प्रधान। प्रधान गांव से कर वसूल कर देते थे पटवारी को। पटवारी जो है इसको देता था थोकदार को, और थोकदार फिर थानेदार को। तो इस प्रकार से जो है ये व्यवस्था बनी हुई थी। तो ये देखा दोस्तों हमने पंवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। इसी के साथ जो है अब हम देखेंगे गढ़ नरेशों की सैनिक व्यवस्था और अन्य पदाधिकारी, यानी कि कौन कौन से पद जो है पंवारकालीन में हुआ करते थे, और इसी के साथ उनकी जो है सैनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। ठीक है, तो गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री जो है मुख्तार होता था। गढ़वाल की सेना थी दोस्तों वो पलटनों में विभक्त थी। ठीक है, जिन्हें सलाण, बधान और लोहबा कहा जाता था। तो प्रत्येक परगने के सैनिक अधिकारी को फौजदार कहा जाता था, और इसका जो कार्य था वो परगने में शांति व्यवस्था को कायम रखना होता था।
और इसी के साथ राजकीय कार्यालय के महानिदेशक को दफ्तरी कहते थे और इसका जो कार्यालय होता था ये राजधानी में हुआ करता था, जिसके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता था। यानी कि कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनको जो है उनका ट्रांसफ़र करना, ये सारा काम दफ्तरी का होता था और इसका जो कार्यालय है दोस्तों ये राजधानी में हुआ करता था। ठीक है। मौलाराम के ग्रंथों में संदेश वाहक को चणों और राजप्रसाद के अर्दली का कार्य करने वाले को चाकर कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संदेश वाहक के लिए जो है मौलाराम की रचनाओं में क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है चणों। ठीक है। राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले को चौकीदार कहते थे। इसी के साथ गढ़ राज्य के मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी हुआ करते थे, जिसके लिए मौलाराम ने ओझा गुरु शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार से जो है दोस्तों गढ़वाल नरेशों की सैनिक व्यवस्था थी और ये थे अन्य पदाधिकारी। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे गढ़वाल राज्य की भू व्यवस्था और इसी के साथ उत्तराखंड का दिल्ली सल्तनत और मुगलों से किस प्रकार से संबंध थे, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। वो हमारी लास्ट क्लास रहेगी पंवार वंश से। तो उसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जो रहेगा उत्तराखंड में गोरखा शासन। ठीक है, तो आप सभी को क्लास में बने रहना है और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।